अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। लिखा है कि जो सामान्य जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, उसको एक्सप्लेन करना है, वो भी क्लियरली। इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन, यदि आप तेज गति से जा रहे ट्रेन के खिड़की से बाहर देखते हैं और आप क्या देखते हैं, द नियर बाय ट्री, सामने के किसी पेड़ को देखते हैं, हाउसेस को देखते हैं, एक्सेट्रा, seem to moving rapidly in a direction opposite to the train's motion। तो आपको क्या पता चलता है कि तेजी से भागता हुआ वो जो पेड़ है, वो जो घर है, ट्रेन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तेज भागता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, किंतु जो दूर की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि हिल टॉप्स हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, एक्सेट्रा, seem to be स्टेशनरी, वो रुके हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट सिंस यू आर अवेयर दैट यू आर मूविंग, दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सीम टू मूव विथ यू। वास्तव में जब आपको पता चलता है कि जब आप मूविंग कर रहे हैं तो दिस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तो वो जो दूर की चीज़ें हैं, तुम्हारे साथ गति करता हुआ नजर आता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करना है। यहाँ जो सामान्य निरीक्षण के दौरान देखने को मिलता है कि जब ट्रेन के खिड़की से बाहर देखते हैं और जो ट्रेन जो तेज़ गति से जा रहा है, तो आपको जो उसके सामने की जो चीज़ है, जैसे पेड़ हो गया, घर हो गया, वो तेज़ी से गाड़ी के यानी ट्रेन गाड़ी के अपोजिट दिशा में भागता हुआ नजर आता है। किंतु वहीं से अगर आप दूर की चीज़ों को देखते हैं, जैसे पहाड़ के टॉप को देखते हैं, चांद को देखते हैं, स्टार को देखते हैं, तो ये चीज़ें आपको रुकी हुई नजर आती है। तो इसी पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 16 का सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमको यहाँ आपको बताना है कि जैसे मान के ये आई हो गया, जैसे ये आई है, ठीक है, ये आई हो गया, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो आंख से आप क्या करते हैं, एक लाइन खींचिए, ठीक है। तो आंख से जब आप जिस ऑब्जेक्ट को देखने को लाइन खींचते हैं ना, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं जो बोला गया है। तो देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग, किसको किसको जोड़ रहे हैं, लाइन जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, द ऑब्जेक्ट एंड द आई, ठीक है, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। मतलब जो लाइन किसको किसको जोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और आंख से जोड़ रहे हैं, उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ साइट of the नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, अगर हम सामने की चीज़ को लेते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्या क्या लेते हैं, जैसे किताब में हमें बताया है, जैसे लाइक, जैसे हमने ट्रीज लिया, या कोई पोल्स भी ले सकते हैं,
एट्सेट्रा। तो क्या हमें देखने को मिलेगा? देखने को यही मिलेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए, चेंजेस, वो भी वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से चेंज होता है। ठीक है, क्यों तेज़ी से चेंज हो रहा है? तो ये देखिए ध्यान से, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू फास्ट मोशन, जो आप जिसमें बैठे हैं, जैसे कार में बैठे हैं या फिर किसी ट्रेन में बैठे हैं, तो फास्ट मोशन ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन, और उसके हिसाब से वो क्या होता है कि आपको जो अपोजिट दिशा में वो ऑब्जेक्ट भागता हुआ नजर आता है, एंड अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली क्या बात करेंगे, दे एपियर, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट जो है बाहर की तरफ जो था वो आपको प्रतीत होता है, दे एपियर टू बी मूविंग, टू बी मूविंग किधर ना, अपोजिट जाते हुए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। देखिए यहाँ पर हम जो लिखे हैं समझाना चाहेंगे, लिखे हैं कि द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट को और आई को, तो उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऑफ साइट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, अगर ट्रेन के बाहर के चीज़ को देखते हैं, जैसे कि नियर बाय ऑब्जेक्ट, जैसे कि ट्रीज को देख रहे हैं, पोल्स को देख रहे हैं, तो काफ़ी तेज गति से चेंज होता है, वो लाइन ऑफ साइट काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है। क्यों? ड्यू टू फास्ट मोशन ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन काफ़ी तेज़ गति में जा रहा है, और तेज़ गति में जा रहा है और आप सामने की चीज़ों को देख रहे थे, तो लाइन ऑफ साइट आपका बहुत तेज़ गति से चेंज हो रहा है, लाइन ऑफ साइट बहुत तेज गति से चेंज हो रहा है, तो उसी के अनुसार अकॉर्डिंगली दे अपियर टू मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। इसलिए वो चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेन के पीछे की दिशा में, अपोजिट दिशा में तेज गति से भागता हुआ नजर आता है या चेंज करता हुआ नजर आता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें दूर वाला चीज को, बट द लाइन ऑफ साइट, बट द लाइन ऑफ, ठीक है, क्या, लाइन ऑफ साइट, किस चीज का ना, दूर के चीज का, ऑफ ए डिस्टेंट, जब दूर की चीज को देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे कि वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट डज नॉट चेंज, मतलब आपको लगेगा कि चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना दूर में है ना कि लाइन ऑफ साइट बदलता हुआ नजर जल्दी नहीं आ रहा है। डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो चेंज नहीं हो रहा है। डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि इतना लाइन ऑफ साइट बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली, क्या हो रहा है, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस में है ना, काफी बहुत दूर में है वो ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, मतलब यहां पर आंख से बहुत दूर में, इसका मतलब क्या, आंख से बहुत दूर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट होगा और आप बढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में लाइन ऑफ साइट बहुत धीरे धीरे, बहुत ही कम चेंज करता हुआ नजर आएगा, और इस वजह से हमें लगता है कि जैसे वो रुका हुआ है। हैंस, अतः हम कहेंगे द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट जैसे कि किताब में जैसे दिया था, जैसे कि दिया था क्या, आपका हिल टॉप दिया था, हिल टॉप्स हो गया या मून हो गया, ठीक है, स्टार हो गया,
एप्सेट्रा, ये क्या होंगे? रुके हुए आपको प्रतीक होंगे, तो एपियर स्टेशनरी। आपको ये सभी चीज़ें क्या होगा? रुका हुआ नजर आएगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लिखा है बट द लाइन ऑफ साइट ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी दूर की वस्तु की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस, चूँकि वो हमारे आई से, आँख से काफ़ी दूर में होता है। हैंड्स द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे हिल टॉप्स हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, वो हमें रुका हुआ नजर आता है। तो यहाँ पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो लाइन ऑफ साइट का है। अगर लाइन ऑफ साइट जितनी तेज गति से चेंज होगी, लाइन ऑफ साइट जितनी तेज गति से चेंज होगा, वो चीज़ उतनी हमें तेज गति से मोशन करता हुआ, तेज गति से चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो सामने की चीज़ हमारी लाइन ऑफ साइट के तेज गति से चेंज होने से सामने की चीज़ हमें तेज गति से भागता हुआ नजर आता है, किंतु वो चीज़ दूर की चीज़ हम देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं हो रहा है, तो लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं हो रहा है तो वो चीज़ हमें रुका हुआ नजर आता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है। लिखा है द सन इज ए हॉट प्लाज्मा। सन जो है वो हॉट प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब क्या कहेंगे? आयनाइज मैटर, जो आयन के रूप में होते हैं। विथ इट्स इनर कोर, तो सन की जो इनर कोर है एट ए टेम्परेचर एक्सीडिंग 10⁷ केल्विन, मतलब सन की जो इनर कोर है वहाँ पर टेम्परेचर 10⁷ केल्विन तक होता है। एंड इट्स आउटर सरफेस, और उसके हम बाहरी सरफेस की बात करें सन की, तो एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट, और वहाँ पर टेम्परेचर कितनी होती है? वहाँ टेम्परेचर होती है 6000 केल्विन। मतलब सन हॉट प्लाज्मा है और इनर में उसके अंदर तरफ जो उसकी कोर की बात करेंगे वहाँ पर टेम्परेचर 10⁷ केल्विन होती है, और आउटर सरफेस में इसकी टेम्परेचर देखा गया है कितना है? 6000 केल्विन। एट दिस हाई टेम्परेचर, चूँकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा, तो नो सब्सटेंस रिमेन इन ए सॉलिड और लिक्विड फेज। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सब्सटेंस ना तो वो सॉलिड अवस्था में रह सकता है और ना ही लिक्विड अवस्था में रह सकता है। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी? तो आप क्या उम्मीद करते हैं किस रेंज में मास डेंसिटी हो सकती है सन का? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मास डेंसिटी निकालना है सन का, और आपको देखना है कि किस रेंज में आ रहा है। इन द रेंज ऑफ द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और गैस, और आपको पता करना है कि वो जो मान के मास डेंसिटीज आपका निकलेगा वो किस रेंज में आ रहा है, वो सॉलिड के रेंज में आ रहा है कि लिक्विड में आ रहा है कि गैस में आ रहा है। चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फिर आप चेक कीजिए कि आप जो गैस किए हैं कि वो सही आया है कि नहीं आया है। और यहाँ हमें हेल्प कर दिया है डाटा में, मास ऑफ द सन आपको 2.0 इंटू 10⁻30 kg लेना है, और रेडियस ऑफ द सन कितना लेना है? 7.0 10⁸ मीटर लेना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस रेंज में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का था, तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो जो सबसे पहले दी हुई है पहले उससे बात करेंगे हम लोग गिवन पे। तो सबसे पहले हम लोग का जिक्र किया था मास का। तो मास ऑफ द सन, तो सन की मास कितनी दी हुई है? सन की जो मास दी हुई है आपका 2.0 इंटू 10⁻30 kg, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और रेडियस का भी चर्चा किया है, तो आइए रेडियस का भी चर्चा कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ द सन यानी कि आर रेडियस, चलिए बड़ा आर ही मान लेते हैं। तो 7.0 10⁸ मीटर ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सन, क्योंकि सन का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हम लोग का जो गोला टाइप का है वो स्फेरिकल है,
तो फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है ना, 4/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू बैठाना चाहेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 4/3, जो 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 1.33। पाई का मान आप 3.14 ले लीजिए। आर का वैल्यू चूँकि यहाँ दिया हुआ है तो 7 × 10⁸ है, और फिर इसके पावर में 3 है। ठीक, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना को न 1.33 को मल्टीप्लाई करते कितना से, 3.14 से, तो आपका कितना आएगा ना 4.1762, और 7 के पावर में 3 है और इसके पावर में भी 3 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो 7 को अगर हम 3 कहते हैं 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 343 आएगा, और इसका आपका कितना आएगा, तो आपको यहाँ पर जो लेना है तो यहाँ 24 आ जाएगा पावर में। अब हम लोग को क्या करना है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 पॉइंट कितना है ना, 4.1762 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 343 से, तो आपका जो आता है रिज़ल्ट 1432.43, और भी आता है पर हम यही इतना ही लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पावर में कितना है 24 आ रहा है। वॉल्यूम है तो आप यहाँ मीटर क्यूब लिख सकते हैं यूनिट के रूप में, मगर ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लिखने का, तो हम लोग क्या करते हैं पॉइंट को घिसका रहे हैं। तो 1 2 3 डिजिट घिसका रहे हैं, तो कितना होगा, तो 1.432, और यहाँ पर फिर 43 है। जब आप पॉइंट को इधर ले जाएंगे, इधर जब ले जाएंगे तो यहाँ पर जो जितना आप डिजिट घिसकाए हैं उतना आपको यहाँ प्लस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 घिसकाएँ तो 3 यहाँ प्लस कर दिए मीटर क्यूब, कितना आएगा 1.432, इतना ही ले लेते हैं, और यहाँ 10⁻27 मीटर क्यूब आया, इतना आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है डेंसिटी। क्योंकि वॉल्यूम तो निकल गया है, अब हम लोग को क्या करना होगा, डेंसिटी निकालना होगा। तो आइए डेंसिटी निकालते हैं अब इसमें। तो डेंसिटी ऑफ द सन, तो सन की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी की जो फॉर्मूला होती है वो, डेंसिटी को सबसे पहले रो से सूचित करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। आप इसे मास डेंसिटी भी कह सकते हैं या केवल डेंसिटी भी कहते हैं, तो कोई गलत नहीं है। तो देखिए मास की वैल्यू कितनी थी, मास की वैल्यू है 2 × 10⁻30, और अभी हम लोग का वॉल्यूम कितना आया है, वॉल्यूम आया है 1.432 10⁻27। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ बैठाएंगे तो कितना होगा, देखिए सबसे पहले 2 को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर को ही यूज़ कर रहे हैं। तो 2 से हम डिवाइड करने किसको, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1.432 से, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1.432 से, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो 1.39। ठीक है, और भी आ रहा पर इतना ही ले रहे हैं, और यहाँ पर कितना हो गया पावर, जब ये घटेगा तो यहाँ पर 3 होगा, और चूंकि यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है kg मीटर क्यूब, किसके लिए, ये डेंसिटी के लिए। तो हम लोग की जो डेंसिटी आई थी कितनी आई थी, तो डेंसिटी की वैल्यू आई थी वो लगभग कितना आया था ना, 1.4 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, इतना आया हुआ था। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो सन की आई है, और ये रेंज जो है वो आपका आता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। ये रेंज सॉलिड और लिक्विड के बीच में आता है, ये गैस का नहीं है। तो लिख देते हैं द डेंसिटी
द डेंसिटी ऑफ द सन, यानी कि जो वैल्यू आया है सन की डेंसिटी जो है इज इन द रेंज, किसके रेंज में आ रहा है, इन द रेंज ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द solids and liquids। ये जो रेंज आप देखा ऊपर में, ये जो रेंज अभी जो आया है, ये रेंज सॉलिड और लिक्विड के बीच में आता है, ये गैस में नहीं है, बट नॉट गैसेस। मगर क्वेश्चन में तो दिया था कि ये हॉट प्लाज्मा के रूप में है, तो फिर ये डेंसिटी क्यों आया, सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो डेंसिटी में है, ये मतलब इस रेंज में जो सॉलिड में या गैस में आता है, तो उस रेंज में कि क्यों आया। तो जवाब देते हैं, इसकी हाई डेंसिटी होने के पीछे कारण क्या है। हाई डेंसिटी होने के पीछे कारण है कि सन की जो आउटर लेयर है वो इनर लेयर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड होता है। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। द हाई डेंसिटीज, या हाई डेंसिटी कहिए इसका, जो सन का, द हाई डेंसिटी इज ड्यू टू द अट्रैक्शन, ड्यू टू द अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन ऑन, किस पर, ऑन द आउटर की बात करेंगे, आउटर लेयर, आउटर लेयर्स। और किसकी वजह से, देखिए हाई डेंसिटी इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑन द आउटर लेयर, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू द इनर लेयर्स ऑफ द सन। बस यही वजह है कि उसकी इतनी डेंसिटी आई है। हाई डेंसिटी के पीछे कारण है कि बाहर के लेयर पर जो अट्रैक्शन लग रहा है सन के इनर लेयर के द्वारा, इस वजह से इतना ज़्यादा डेंसिटी हुआ है।